अभी हाल ही में आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का अवलोकन किया है और इस दौरान आरबीआई ने जो बात कही है वो ये कि भाई ठीक है, अर्थव्यवस्था के हालात कोरोना वायरस के चलते काफ़ी ख़राब हैं, लेकिन फिर भी कॉन्फिडेंस बनाए रखने की ज़रूरत है। यही चर्चा हम इस एडिटोरियल में करने वाले हैं। सिग्नलिंग ऑप्टिमिज्म, कि भाई आरबीआई ने जो सिग्नल दिए हैं ना, आरबीआई ने जो संकेत दिए हैं, वे संकेत दिए हैं आशावाद के। ऑप्टिमिज्म का मतलब होता है आशावादिता, है ना, आशावाद बनाए रखना, कि भाई उम्मीद को बरकरार रखना। तो आगे देखते हैं। द आरबीआई हैज़ क्लियरली सॉट, कि भाई आरबीआई ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से इस बात को चाहा है। सीक, सॉट, सॉट इसका मतलब होता है चाहना। टू टाक अप, अब ये टाक अप जो है ना, ये फ्रेजल वर्ब है। टाक अप का मतलब होता है एक तरीके से पॉजिटिव वे में बात करना, है ना, सकारात्मक अंदाज में बात करना। टू टाक अप कॉन्फिडेंस, कि भाई आरबीआई ने इस बात को चाहा है कि भाई जो है एक तरीके से सकारात्मकता बनाई रखी जाए, है ना, कॉन्फिडेंस को जो है मेंटेन किया जाए। इग्नोरिंग, उपेक्षा करते हुए, अनदेखी करते हुए द रिस्क्स ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का मतलब होता है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति को और भी हम आम भाषा में कह सकते हैं महंगाई। तो ठीक है भाई, महंगाई बढ़ने का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन इन खतरों को नज़रअंदाज करते हुए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है वो ये कि हम जो है हमारी अर्थव्यवस्था में आशा बरकरार रखें, है ना, कॉन्फिडेंस को बरकरार रखें। आगे देखते हैं। द आरबीआई हैज यूज्ड इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू टू अनइक्विवोकली, अनइक्विवोकली का मतलब होता है स्पष्ट तरीके से, इंडिकेट, कि भाई आरबीआई ने जो अभी हाल ही में उसकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होती है, जो मौद्रिक नीति होती है, उसका रिव्यू किया है ना। रिव्यू मतलब एक बार फिर से देखना, अवलोकन करना, है ना, लेटेस्ट अभी हाल ही में, है ना। और इसका अवलोकन करके, है ना, स्पष्ट रूप से जो है आरबीआई ने इंडिकेट किया है, इशारा दिया है किस ओर, दैट इट विल प्रायोरिटाइज, आरबीआई ने कहा है कि भाई वह जो है प्राथमिकता देगी। किस चीज़ को प्राथमिकता देगी? द रिवाइवल, रिवाइवल का मतलब होता है एक तरीके से किसी चीज़ का किसी को पुनर्जीवन देना, है ना, रिवाइवल यानी किसी को पुनर्जीवन देना। तो आरबीआई ने कहा है कि भाई हमारी प्राथमिकता रहेगी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, जो आर्थिक वृद्धि है, उसके पुनर्जीवन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, बजाय ओवर इन्फ्लेशन। कि भाई महंगाई को रोकने से ज़्यादा हमारा फोकस होगा कि भाई जो हमारी अर्थव्यवस्था है, हमारी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, हमारी जो आर्थिक वृद्धि है, इसे किसी तरह से जो है दोबारा से जो है जीवन दिया जाए, इसे बढ़ाया जाए। एटलीस्ट, एटलीस्ट यानी कम से कम, थ्रू द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, कि ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष चल रहा है ना, थ्रू मतलब के माध्यम से, के थ्रू द एंड ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर, कि भाई ये जो वर्तमान वित्तीय वर्ष है इसके एंड तक, है ना, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतने समय तक, कि भाई यह वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक तो आरबीआई की जो प्रायोरिटी रहेगी वह इकोनॉमिक ग्रोथ रहेगी, बजाय इन्फ्लेशन के। कि भाई आरबीआई जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को ही रिवाइव करने की पूरी से पूरी कोशिश करेगा, यानी कि फोकस जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ पे रहेगा। आगे देखते हैं। द बैंक्स रिकॉन्स्टिट्यूटेड मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, देखो आरबीआई ने किया है अभी हाल ही में, ये जो एमपीसी है ना, एमपीसी का मतलब है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। ये क्या, इसका क्या काम होता है कि भाई ये जो आरबीआई की जो नीतियां होती हैं, जैसे कि भाई किसी रेपो रेट को बढ़ाना है या घटाना है, क्या करना है, रिवर्स रेपो रेट का क्या करना है ना, तो ये जो भी पॉलिसी बनाई जाती है मार्केट को या बाजार को या अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करने के लिए, तो उन पॉलिसी को निर्मित करने का काम होता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का। तो अभी हाल ही में क्या किया गया है कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है इसे रिकॉन्स्टिट्यूटेड, रिकॉन्स्टिट्यूट का मतलब होता है पुनः से गठित करना, है ना, कि भाई इसमें जो है 3 मेंबर और जोड़े गए हैं, नए मेंबर जोड़े गए हैं और इसे जो है पुनः से गठित किया गया है विद 3 न्यू एक्सटर्नल मेंबर्स। एक्सटर्नल का मतलब हो गया बाहरी, कि भाई 3 बाहरी व्यक्ति इसमें जो है और इंक्लूड किए गए हैं यूनानिमसली। तो इस कमेटी ने क्या किया, इस एमपीसी ने क्या किया, एक मत से, यूनानिमसली का मतलब होता है एक मत से, जैसे बोलते हैं ना कि भाई संसद में यह बिल एक मत से पारित किया गया, है ना, तो दिस बिल वाज पास्ड यूनानिमसली, है ना, इन पार्लियामेंट। तो यूनानिमसली, तो इस कमेटी ने क्या किया, एक मत से जो है वोट दिया, है ना, एक मत से इस बात के प्रति अपना पक्ष रखा, टू कीप पॉलिसी इंटरेस्ट रेट, टू कीप का मतलब रखना, पॉलिसी इंटरेस्ट रेट्स अनचेंज्ड, कि भाई आरबीआई की जो भी इंटरेस्ट रेट है ना, मैंने बताया ना आपको, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है ना, इनको अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रखने के बारे में पूरी की पूरी कमेटी ने कहा। एमपीसी ने एक मत से इस बात को कहा कि भाई आरबीआई की जो भी इंटरेस्ट रेट्स हैं उन्हें परिवर्तित न किया जाए, इवन एज, भले ही, इट कैटेगरी है ना, इवन एज मतलब है एट द सेम टाइम, है ना, इवन एज एट द सेम टाइम
इट कैटेगोरिकली, कैटेगोरिकली का मतलब होता है स्पष्ट रूप से। आरबीआई ने साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट रूप से स्टेटेड, स्टेटेड का मतलब होता है कहना, तो साथ ही साथ आरबीआई ने इस बात को भी स्पष्ट रूप से कहा दैट द आरबीआई वुड, कि आरबीआई करेगी, क्या करेगी आरबीआई, आरबीआई वुड कंटिन्यू विथ द अकोमोडेटिव स्टांस। देखो स्टांस का मतलब होता है रुख, दृष्टिकोण। अकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है, अकोमोडेटिव का मतलब होता है अनुकूल हो जाना। तो आरबीआई ने कहा है कि भाई हमारा इंटरेस्ट रेट को लेकर जो दृष्टिकोण रहेगा वो अकोमोडेटिव रहेगा, यानी कि जिस हिसाब से बाजार बदलेगा उसी हिसाब से हम देखेंगे। मतलब अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब होता है कि भाई फ्लेक्सिबल बने रहना। ऐसा नहीं है कि आपने डिसाइड कर दिया और फिर बैठे रहे, नहीं, हम देखेंगे, मार्केट को समझेंगे, उसी अनुसार से हमारी ब्याज दरों को घटाएंगे बढ़ाएंगे ना। तो इसको कहा जाता है अकोमोडेटिव स्टांस। एज लॉन्ग एज, कब तक, एज लॉन्ग एज का मतलब है कितनी अवधि तक जो है आरबीआई अकोमोडेटिव स्टांस को बरकरार रखेगी। एज लॉन्ग एज नेसेसरी, एज लॉन्ग एज नेसेसरी टू रिवाइव ग्रोथ, रिवाइव का मतलब पुनर्जीवित करना है ना, ग्रोथ ऑन अ ड्यूरेबल, कि भाई जब तक आरबीआई को लगेगा ना कि भाई वृद्धि के लिए जब तक जो है अकोमोडेटिव स्टांस की जरूरत है तब तक आरबीआई जो है अकोमोडेटिव स्टांस अपनाएगी, है ना, ऑन अ ड्यूरेबल बेसिस। ड्यूरेबल का मतलब होता है टिकाऊ, बेसिस का मतलब हो गया आधार, एंड मिटिगेट, कि भाई आरबीआई देखेगी, है ना, और मजबूत आधार पे जो है, मजबूत आधार पे आरबीआई जो है अपने फैसलों को बरकरार रखेगी, यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसे पुनर्जीवन देने के लिए, उसे रिवाइव करने के लिए आरबीआई जो भी लगेगा ना उन मजबूत आधारों का सहारा लेगी। एंड मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब होता है कम करना द इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी, कि आरबीआई अपना अकोमोडेटिव स्टांस जारी रखेगी। आरबीआई जो है इकोनॉमिक ग्रोथ को रिवाइव करने के लिए जो है प्रयास करेगी। और क्या करेगी आरबीआई, मिटिगेट द इम्पैक्ट का मतलब है प्रभाव ऑफ द कोविड-19 ऑन द इकोनॉमी, कि भाई कोविड-19 के हमारी इकोनॉमी पे जो प्रभाव है उनको कम करने की आरबीआई जो है कोशिश करेगी। इंटरेस्टिंगली, है ना, कि भाई क्या बात है जो इंटरेस्टिंग है इसको देख लेते हैं आश्चर्यजनक रूप से, है ना। द एमपीसी नन टू सटली, देखो ये जो शब्द आया ना नन टू, इसका मतलब होता है नॉट वेरी, है ना, नॉट वेरी है। जैसे मैं बोलूं नन टू सीरियस, तो इसका मतलब क्या हो गया, नॉट वेरी सीरियस। सटली का मतलब होता है सूक्ष्म रूप से, है ना। टिल्टेड अवे, टिल्ट अवे का मतलब होता है झुक जाना, है ना, किसी और झुक जाना, उसको कहा जाता है टिल्ट अवे। टिल्टेड अवे फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट बाय डाउन प्लेइंग। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज के महत्व को कम करके दिखाना, है ना। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी चीज के महत्व को कम करना। बाय डाउन प्लेइंग द रिस्क ऑन द प्राइस प्रेशर्स फ्रंट व्हेन इट असेस्ड, थोड़ा सा लंबा है सेंटेंस तो देखते हैं इसे। एमपीसी नन टू सटली टिल्टेड अवे फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, कि भाई हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि भाई ठीक है आरबीआई ने जो है कहा है कि हम इकोनॉमिक ग्रोथ पे फोकस रखेंगे और इन्फ्लेशन जो है उस पर उसकी थोड़ी उपेक्षा करेंगे, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। एमपीसी नॉट टू सटली, है ना, नॉट वेरी सूक्ष्म रूप से, टिल्टेड अवे का मतलब है एक तरीके से डेविएट हो जाना, है ना, किसी और झुक जाना। फ्रॉम इट्स इन्फ्लेशन टारगेटिंग मैंडेट, यहाँ पे मैंडेट का मतलब है ऑफिशियली रिक्वायर्ड, कि भाई ये जो मुद्रास्फीति है, ये जो महंगाई है, इसे कंट्रोल करने का जो टारगेट आरबीआई ने सेट किया है ना, तो ऐसा नहीं है कि उस टारगेट से आरबीआई बहुत ही ज़्यादा दूर हो गई है ना, उस टारगेट को भी आरबीआई ने ध्यान में रखा है ना। भाई ऐसा नहीं है कि भाई आरबीआई ने डाउन प्लेइंग द रिस्क, कि भाई आरबीआई ने, रिस्क का मतलब है जोखिम, खतरा। द ऑन द प्राइस प्रेशर फ्रंट, प्राइस प्रेशर फ्रंट का मतलब है यहाँ पे मोर्चा, कि भाई कीमतें जो है वस्तुओं की, जो कीमतों के वस्तुओं की कीमत के मोर्चे की अगर हम बात करें, है ना, थोड़ा सा प्रतीकात्मक अंदाज में लिखा हुआ है कि वस्तुओं के वस्तुओं के कीमतों के मोर्चे की अगर हम बात करें ना, यानी कि वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी कीमतें बढ़ने का जो खतरा है ना, उसको ऐसा मत समझ लेना कि आरबीआई ने जो है बहुत ही ज़्यादा कम, मतलब उसके महत्व को कम आकलित किया है। आरबीआई ने वस्तुओं की जो कीमतें हैं उनकी कीमतें और बढ़ने का जो खतरा है इस बात को भी समझा है ना, कि भाई इस बात के महत्व को कम करके नहीं दिखाया है आरबीआई ने। व्हेन इट असेस्ड, असेस्ड का मतलब है मूल्यांकन करना, कि जब आरबीआई ने मूल्यांकन किया किस चीज़ का, दैट सप्लाई शॉक्स, सप्लाई शॉक का क्या मतलब है यहाँ पे, कि भाई सप्लाई जो है ना, कि भाई जो भी उत्पाद है उस उत्पाद की सप्लाई में कमी आ रही है। शॉक का मतलब क्या होता है, झटका, तो सप्लाई शॉक का मतलब है, सप्लाई शॉक का मतलब यही है कि भाई जो इतनी सप्लाई होनी चाहिए वो उतनी सप्लाई हो नहीं पा रही है ना, तो सप्लाई चेन में हमें झटके झेलने पड़ रहे हैं। तो जब आरबीआई ने देखा कि हाँ भाई सप्लाई शॉक है, वर मेनली रिस्पॉन्सिबल, और ये जो सप्लाई की जो कमी है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार थी किस बात के लिए, फॉर कीपिंग इन्फ्लेशन अबव, फॉर कीपिंग का मतलब है बनाए रखने के लिए, इन्फ्लेशन का मतलब है महंगाई, अबव द टॉलरेंस बैंड,
टॉलरेंस का मतलब क्या होता है, सहनशीलता। बेंड का मतलब हो गया यहाँ पे रेंज फॉर मंथ्स, कि भाई महंगाई जो है उसकी सहनशीलता की एक सीमा है, उस सीमा के ऊपर महंगाई पिछले कई महीनों तक बनी रही, उसका कारण था सप्लाई में कमी होना। इस बात को आरबीआई ने अपने मूल्यांकन के दौरान ठीक तरह से समझा और आरबीआई ने इसके महत्व को कम नहीं किया। आरबीआई को मालूम है कि हाँ भाई रिस्क बनी हुई है कि ये जो है प्राइस पे, ये जो आप कह सकते हो कि जो भी उत्पाद हैं उनकी कीमतों पर जो है दबाव बहुत ज़्यादा बना हुआ है। आरबीआई ने इस बात को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा है। दीज शॉक्स, कि भाई ये जो सप्लाई में जो कमी हमें देखने को मिल रही थी है ना, दीज शॉक्स इट पॉजिटेड। देखो पॉजिट का मतलब क्या होता है, पॉजिट का मतलब होता है कि भाई जैसे आपने कोई आर्ग्यूमेंट दिया, उस आर्ग्यूमेंट किस आधार पे दिया है आपने, है ना, कि भाई जो आर्ग्यूमेंट है ना आपका, उसको कोई बात जो है मतलब किस आधार पे आपने अपना आर्ग्यूमेंट प्रस्तुत किया है ना, उसे अपने आर्ग्यूमेंट को मजबूती से सपोर्ट जब आप करते हो ना तो उसे बोलते हैं इट पॉजिटेड, है ना, कि भाई आपने आधार क्या बनाया है आपने अपने आर्ग्यूमेंट के लिए। तो क्या आधार है आरबीआई ने अपने आर्ग्यूमेंट का, दीज शॉक्स इट पॉजिटेड शुड डिसिपेट। भाई आरबीआई ने कहा है कि ये जो सप्लाई चेन के ये जो झटके हैं, यानी कि सप्लाई चेन में जो कमी हमें देखने को मिल रही है, यानी कि वस्तुओं की जो पूर्ति ठीक तरह से नहीं हो पा रही है, आरबीआई ने कहा है अपनी बात को आधार बनाकर शुड डिसिपेट। डिसिपेट का मतलब होता है गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। एज द इकोनॉमी अनलॉक, एज जैसे ही अर्थव्यवस्था खुलती है वैसे ही ये जो सप्लाई चेन है इसमें जो कमी हमें देखने को मिल रही है ये समाप्त हो जानी चाहिए, आरबीआई ने ऐसा कहा है। सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड, देखो सप्लाई चेन्स आर दीज शॉक्स, है ना, कि भाई ये जो शॉक है ना, यानी कि ये जो सप्लाई चेन में जो कमी आ रही है ये पूरी तरीके से समाप्त हो जाने चाहिए जैसे ही हमारी अर्थव्यवस्था खुलती है। सप्लाई चेन्स आर रिस्टोर्ड, कि भाई जो हमारी सप्लाई चेन है ना, पूर्ति डिपार्टमेंट जो है हमारा, आर रिस्टोर, रेस्टोर का मतलब होता है पुनः बहाल करना, कि भाई जैसे ही हम लॉकडाउन हटाएंगे तो लॉकडाउन हटाते ही हमें क्या देखने को मिलेगा, ये जो सप्लाई चेन है यह पुनः से अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगी। एंड एक्टिविटी नॉर्मलाइजेस, और जो हमारी गतिविधियां हैं, है ना, और जो हमारे क्रियाकलाप हैं वो नॉर्मल कंडीशन में आते हैं, सप्लाई चेन जो है पुनः बहाल होती है, अर्थव्यवस्था दोबारा से खुलती है, तो धीरे धीरे ये जो सप्लाई चेन का जो शौक है ना ये खत्म हो जाएगा। ये आरबीआई ने जो है ऐसा कहा है। आगे देखते हैं। एज पार्ट ऑफ द शिफ्ट इन प्रायोरिटी इट ऑल्सो मेड, एज पार्ट ऑफ द शिफ्ट क्या मतलब है इसका, कि भाई इसका मतलब है एक परिवर्तन करते हुए, है ना, कि एक परिवर्तन के हिस्से के रूप में आरबीआई ने प्राथमिकता दी है किस चीज को, इट ऑल्सो मेड, है ना, प्राथमिकता देते हुए आरबीआई ने इस बात को भी कहा है, मेड बोल्ड टू प्रोजेक्ट, यानी कि आरबीआई ने क्या है मतलब बोल्ड कदम उठाते हो तो इसका मतलब क्या होता है, बोल्ड कदम उठाने का मतलब होता है कोई साहस भरा कदम उठाना, है ना, कोई जोखिम लेना। इट ऑल्सो मेड बोल्ड टू प्रोजेक्ट, तो आरबीआई ने बड़े ही दमदारी के साथ जो प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, आकलित करना, है ना, भविष्य के बारे में अनुमान लगाना, प्रक्षेपण करना, है ना, कि भाई कैसी परिस्थिति रहेगी आने वाले समय में। तो आरबीआई ने इस बात को प्रक्षेपित किया है, आरबीआई ने ऐसा आकलन लगाया है दैट इट वुड स्टिक विथ, है ना, अगर आप किसी भी चीज के साथ जब प्रयोग करते हो ना, स्टिक विथ, जैसे आपका कोई सिद्धांत है ना, उसके साथ आप स्टिक विथ, है ना, तो उसका मतलब है कि आप अपने सिद्धांत को मजबूती से पालन करते हो ना, किसी चीज के साथ मजबूती से चिपक जाना या फिर मजबूती से उस चीज का पालन करना। तो आरबीआई ने कहा है ना, बोल्ड टू प्रोजेक्ट दैट इट वुड स्टिक विथ द अकोमोडेटिव स्टांस, आरबीआई ने कहा है कि भाई वो क्या करेगी, अकोमोडेटिव स्टांस को ही अपनाएगी, है ना, काफी लंबे समय तक अकोमोडेटिव स्टांस बरकरार रखेगी। अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब मैंने आपको बताया कि अकोमोडेटिव स्टांस का मतलब है परिस्थिति देख के अपना रुख बदलना, उसे कहा जाता है अकोमोडेटिव स्टांस। कि अगर बाजार भाई बाजार को देखना कि बाजार बढ़ रहा है या घट रहा है, उसी अनुसार से अपनी पॉलिसी डिसाइड करना, है ना। एटलीस्ट ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर एंड इनटू द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, तो आरबीआई ने यही कहा है कि भाई कम से कम ड्यूरिंग यानी दौरान, कम से कम इस फाइनेंशियल ईयर के दौरान और आने वाले फाइनेंशियल ईयर के दौरान जो है संभवतया आरबीआई ने ऐसा आकलन किया है कि वह अकोमोडेटिव स्टांस को बरकरार रखेगी। अ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, अ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस, गाइडेंस का मतलब हो गया दिशा निर्देश। फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब क्या है, फॉरवर्ड लुकिंग का मतलब है कि भाई आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना उसे सकारात्मक अंदाज में देखते हुए, है ना, उसे पॉजिटिव तरीके से देखते हुए। अ फॉरवर्ड लुकिंग गाइडेंस दैट इमीडिएटली प्रॉम्प्टेड, दैट इमीडिएटली मतलब तुरंत, प्रॉम्प्ट का मतलब होता है प्रेरित करना, कि भाई आरबीआई ने ये जो बात कही है ना, क्या बात आरबीआई ने कही है, अकोमोडेटिव स्टांस अपनाने की जो बात आरबीआई ने कही है कि भाई इस वित्तीय वर्ष में भी और आगे आने वाले वित्तीय वर्ष में भी जो है फॉर अकोमोडेटिव स्टांस बनाया जाएगा। तो ये जो दिशा निर्देश हैं आरबीआई के ना, जिनमें जो है ज़्यादातर सकारात्मक बातें की गई है ना, दैट इमीडिएटली प्रॉम्प्टेड, तो इन सकारात्मक बातों ने प्रेरित किया किसे, वन ऑफ द न्यू मेंबर्स जयंत आर वर्मा,
कि ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, इसमें जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जो है जयंत आर वर्मा है ना, वह आरबीआई की अकोमोडेटिव स्टांस के चलते जो है वे प्रेरित हुए किस बात को कहने के लिए, टू डिसेंट। डिसेंट का मतलब होता है असहमति जताना, है ना। डिसेंट का मतलब होता है असहमत होना, कि भाई ये जो जयंत आर वर्मा थे ना, ये जो है असहमत प्रतीत हुए, असहमत दिखे, एंड वोट अगेंस्ट द वर्डिंग, और इन्होंने जो है अपनी बात को जो है खिलाफ में रखा है ना। वोट अगेंस्ट द वर्डिंग्स का मतलब है कि भाई जो कमेटी, ज़्यादातर कमेटी ने जो वर्ड कहे हैं, कमेटी ने, वर्डिंग का मतलब है कि कभी कमेटी ने जो बातें कही है, कौन सी बातें कही है कमेटी ने, अकोमोडेटिव स्टांस अपनाने की जो बातें कमेटी ने कही है, उनसे जयंत आर वर्मा जो है वे असहमत थे और उन्होंने अपनी बातें जो है कुछ खिलाफ में कही हैं। वाइल, जबकि वन विल हैव टू वेट, कि भाई किसी भी व्यक्ति, जब ये वन से कोई सेंटेंस होता है ना, इसका मतलब है कि हम जनरल बात कर रहे हैं, एक है ना, कि वाइल वन विल हैव टू वेट, कि भाई हमें इंतजार करना होगा फॉर द माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग। माइन्यूट्स का मतलब होता है कि कोई जैसे मीटिंग हुई, उस मीटिंग के डिटेल्स, है ना, उस डिटेल्स में कौन कौन से पॉइंट डिस्कस किए गए हैं ना, उनको कहा जाता है माइन्यूट्स ऑफ द मीटिंग, है ना, उस मीटिंग के पॉइंट्स, उस मीटिंग की डिटेल्स। कि भाई जबकि एक और हमें जो है इंतजार करना होगा कि मीटिंग में क्या क्या बातें हुई, उन सारे डिटेल्स का जो है हमें इंतजार करना होगा टू पॉसिबली ग्लीन द ऑब्जेक्शंस। देखो ग्लीन का मतलब क्या होता है, ग्लीन का मतलब होता है इकट्ठा करना। यहाँ पे इकट्ठे करने से मतलब है कि भाई ये जो सूचनाएं जो थी, कि भाई जो मीटिंग में हुई, जो मीटिंग में जो बातें थी, जो सूचनाएं थी, है ना, उन सूचनाओं को इकट्ठा करने के लिए कहा जा रहा है मीटिंग टू पॉसिबली ग्लीन द ऑब्जेक्शंस दैट मिस्टर प्रोफेसर वर्मा। कि भाई ये जो मिस्टर आर जयंत वर्मा हैं, इन्होंने जो ऑब्जेक्शन उठाए, इन्होंने जो आपत्तियां उठाई, उन आपत्तियों में कौन कौन से पॉइंट्स थे, उन पॉइंट्स को अगर हम, उन पॉइंट्स पर अगर हम नज़र डालना चाहते हैं तो हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जब तक ये सारे पॉइंट्स हमें हमारे सामने नहीं आ जाते तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। अब देखो प्रोफेसर वर्मा के लिए कहा जा रहा है कि ये एक मार्केट एक्सपर्ट हैं, है ना, हेड, जो कि एक मार्केट एक्सपर्ट थे ना, यानी कि उन्होंने क्या ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हेड याद है किसके लिए आया, टू पॉसिबली ग्लीन द ऑब्जेक्शंस दैट प्रोफेसर वर्मा हैड, यानी कि वे ऑब्जेक्शंस जो कि मिस्टर वर्मा के पास थे। ये यहाँ पे एक एडिशनल जानकारी आ गई, भूल ही जाओ इसे, ब्रैकेट में लिखा हुआ है। प्रोफेसर वर्मा के लिए कहा गया कि भाई वह कौन है, एक मार्केट एक्सपर्ट है। तो अगर हम चाहते हैं कि मिस्टर वर्मा, कि भाई कौन कौन से ऑब्जेक्शन जो थे दैट मिस्टर प्रोफेसर वर्मा हैड, जो कि मिस्टर वर्मा ने उठाए थे, उन ऑब्जेक्शंस को अगर हम देखना चाहते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को अगर हम इकट्ठा करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा जब तक कि हमारे पास मीटिंग की सारी डिटेल्स नहीं आ जाती। द एमपीसीज मेजोरिटी व्यू ऑफ इंश्योरिंग, कि भाई ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, मेजोरिटी का मतलब है भाई, मेजोरिटी का मतलब है कि भाई अधिकता, है ना, कि भाई बहुमत किसका है, कि भाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में ज़्यादातर जो लोग हैं उनका व्यू जो था, है ना, उनका उनका कहना क्या था, ऑफ इंश्योरिंग का मतलब है सुनिश्चित करना, सुनिश्चित करते हुए अ डॉविश पोजिशन। देखो ये डॉविश याद है किससे बना, ये बना है डव से। डव का मतलब होता है कबूतर, है ना। कबूतर क्या है, कबूतर शांति का संदेश का प्रतीक है, कबूतर जो है शांति के संदेश का प्रतीक है। तो डॉविश का मतलब होता है शांतिवादी, यानी कि मतलब आपका जब जैसे हम कहें कि कोई सिचुएशन है या फिर आपका कोई अंदाज है, उसमें आप क्या करना चाहते हो, ज़्यादा चेंज नहीं करना चाहते, जैसा है वैसा बनाए रखना चाहते हो, उसे कहा जाता है डॉविश। तो डॉविश पोजीशन ऑन इंटरेस्ट रेट्स। तो एमपीसी के मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के जो ज़्यादातर सदस्य हैं, उनका यह कहना था कि भाई ये जो इंटरेस्ट रेट है, उन इंटरेस्ट रेट्स को लेकर डॉविश अप्रोच अपनाई जाए, यानी कि इनमें ज़्यादा परिवर्तन न किया जाए, जैसा का तैसा इंटरेस्ट रेट्स को रहने दिया जाए, कम से कम कब तक, फॉर एटलीस्ट 6 मंथ्स, कम से कम आगे आने वाले 6 मंथों तक। हैज़ लेफ्ट इट लिटिल नियर टर्म लीवे। तो ये जो बात कही गई है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के सदस्यों द्वारा, ये जो बात कही गई है कि भाई जो इंटरेस्ट रेट्स हैं उनके लिए हमें डॉविश अंदाज अपनाना चाहिए, इनमें ज़्यादा फेरबदल नहीं करना चाहिए, कम से कम आगे आने वाले 6 महीनों तक। तो इसके माध्यम से क्या हुआ है, हैज़ लेफ्ट इट लिटिल नियर टर्म। देखो लिटिल लिखा हुआ है, लिटिल का मतलब है ना के बराबर, नियर टर्म का मतलब है आगे आने वाला जो फ्यूचर है ना, बहुत जल्द निकट जो फ्यूचर है, उसके लिए कहा गया नियर टर्म। लीवे का मतलब होता है गुंजाइश। टू टैम, टू टैम का मतलब है यहाँ पे कंट्रोल करना। प्राइस मेजर्स, प्राइस प्रेशर, प्राइस प्रेशर का मतलब है कि भाई ये जो उत्पाद हैं हमारे, ये जो हमारी वस्तुएं हैं, इनकी जो कीमतें हैं उन पे जो दबाव है, यानी कि इनकी कीमतें जो लगातार बढ़ती जा रही हैं, उन बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए आगे आने वाले भविष्य में हमारे पास न के बराबर गुंजाइश बची है। क्यों, क्योंकि आरबीआई ने अपनी पॉलिसी रेट्स में किसी भी तरह का परिवर्तन न करने की जो है ना सलाह दी है, न करने का जो है अंदाज अपनाया है आरबीआई ने। तो ये एडिटोरियल यहाँ से यहाँ तक बात करना चाहता है। आगे देखते हैं।
आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास वेंट टू ग्रेट लेंथ्स, कि भाई ये जो आरबीआई के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, वेंट टू ग्रेट लेंथ्स है ना, वेंट टू ग्रेट लेंथ्स का मतलब होता है अपनी बात को बहुत ही ज़्यादा एक्सप्लेन करना है ना, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में अपनी बात करना है ना। तो क्या इन्होंने जो है ज़्यादातर जो है कि किस हद तक चले गए हैं ना, अपनी हद से ज़्यादा आगे और बढ़ जाना है ना, ग्रेट लेंथ्स टू एम्फेसाइज। तो आरबीआई गवर्नर ने जो है इस बात पर जोर दिया है, किस बात पर जोर दिया है, दैट द करंट इन्फ्लेशन हम्प, देखो हम्प का मतलब होता है कुबड़, ऊंट की पीठ पे जो कुबड़ होता है ना उसको हम हम्प कहते हैं। यहाँ पे इन्फ्लेशन हम्प जो है एक प्रतीकात्मक अंदाज में कही गई है बात, कि भाई ये जो कीमतें हैं ना, ये जो महंगाई है ना, कि ये महंगाई हमारी अर्थव्यवस्था में एक कुबड़ की तरह उभर के सामने आई है ना, यानी कि महंगाई जो है कुछ ज़्यादा ही उभर के आई है अर्थव्यवस्था में, कि भाई जैसे ये महंगाई का ये ग्राफ चल रहा था सीधा सीधा, तो अचानक ऐसा हो गया ग्राफ है ना, अचानक ये महंगाई जो है ऊंची पहुंच गई, तो उसके लिए कहा गया है इन्फ्लेशन हम्प। तो किस बात पर एम्फेसिस दिया है, शक्तिकांत दास ने इस बात पर जोर दिया है कि भाई ये जो इन्फ्लेशन में जो बढ़ोतरी है वाज अ ट्रांजिएंट फिनोमिना, ट्रांजिएंट का मतलब होता है क्षणिक, है ना, मतलब बिल्कुल थोड़े समय के लिए, फिनोमिना का मतलब है घटना। तो उन्होंने कहा है कि भाई ये जो महंगाई का बढ़ना है यह एक छोटे टाइम की घटना है, मतलब है ना, बहुत ही जल्द इसमें परिवर्तन आएगा, कि भाई ये कोरोना वायरस के चलते हुआ है, कि थोड़े थोड़े समय की ये घटना है और फिर जो है अर्थव्यवस्था अपनी रफ्तार पकड़ लेगी। दैट नीडेड टू बी लुकड थ्रू। और शक्तिकांत दास ने इस बात को भी कहा कि भाई ये जो घटना है ना इन्फ्लेशन के बढ़ने की, ये एक छोटी अवधि की घटना है और हमें इस बात की जरूरत है, दैट नीडेड टू बी यानी होना, इस बात के होने की जरूरत है, किस बात की जरूरत है, कि ये जो घटना है ना कि कीमतों के बढ़ने की, लुकड थ्रू, इसको बारीकी से देखा जाना चाहिए। लुक थ्रू का मतलब एक चीज की जांच करना है ना। व्हेन टेकिंग मेजर्स, मेजर्स का मतलब है उपाय, है ना, व्हेन टेकिंग मेजर्स का मतलब है कि भाई जब हम उपाय कर रहे हैं, किस बात के उपाय कर रहे हैं, टू सपोर्ट, है ना, सहारा देने के, टू सपोर्ट द इमर्जिंग इम्पल्स, इम्पल्स का मतलब हो गया संवेग, इमर्जिंग का मतलब है उभरते हुए, है ना, इमर्जिंग इम्पल्सेस, कि भाई अर्थव्यवस्था में जो भी संवेग हमें दिखाई देते हैं, यहाँ पे संवेग का मतलब है कि भाई किसी भी फील्ड में हमें दिखाई देता है कि भाई यहाँ जो है प्रोग्रेस हो सकती है ना, है ना, जहाँ भी इमर्जिंग, इमर्जिंग इम्पल्सेस का मतलब है कि भाई संवेग, संवेग का मतलब होता है अचानक से जब चीज़ें घटित होती है ना, मतलब तो उनको कहा जाता है भाई उनको पहचानने की ज़रूरत है ना, कि भाई कौन सी बातें हैं जो हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट कर सकती हैं, उनके लिए जब हम कुछ उपाय कर रहे हैं तो उन उपायों को जो है बिल्कुल ठीक तरह से जो है हमें देखे जाने की ज़रूरत है। एंड हेल्पिंग द इकोनॉमी, टेकिंग मेजर्स एंड हेल्पिंग द इकोनॉमी रिटर्न टू इट्स फीट, रिटर्न टू इट्स फीट, फीट का मतलब हो गया पैर, कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर लौट सके, यानी कि हमारी अर्थव्यवस्था अपने पैरों पर खड़ी हो सके, यानी कि अर्थव्यवस्था पुनः नॉर्मल कंडीशन में आ सके, उसे हेल्प करने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे उपायों का सहारा लें जो कि एक तरीके से इमर्जिंग, जो कि उभरते हुए उपाय है ना, जो कि हमारी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करें, है ना, ऐसे उपायों को जो है सहारा लेने की जरूरत है। आगे देखते हैं, थ्रू अ सीरीज ऑफ लिक्विडिटी इनहेंसिंग, है ना, थ्रू अ सीरीज का मतलब एक श्रृंखला के माध्यम से, लिक्विडिटी इनहेंस, इनहेंस का मतलब होता है बढ़ाना, लिक्विडिटी का मतलब हो गया पैसा, है ना, पैसा जब अपनी तरल फॉर्म में होता है ना, बिल्कुल, तो उस पैसे को कहा जाता है लिक्विडिटी, लिक्विडिटी इनहेंसिंग एंड क्रेडिट फ्लो। देखो फ्लो का मतलब क्या होता है, बहाव, बहना, क्रेडिट का मतलब हो गया एक तरीके से पैसा, क्रेडिट फ्लो का मतलब हो गया कि पैसा मेरी जेब से आपकी जेब में चला गया, आपकी जेब से उसकी जेब में चला गया, उसकी जेब से बैंक की जेब में चला गया, इसे कहा जाता है क्रेडिट फ्लो, है ना, मार्केट में पैसे का बना रहना। थ्रू अ सीरीज ऑफ लिक्विडिटी इनहेंसिंग एंड क्रेडिट फ्लो सपोर्टिव स्टेप्स, तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई सपोर्टिव स्टेप्स, है ना, कि भाई सहारा देने लायक कदम, कि भाई ऐसे कदमों को उठाने की ज़रूरत है जिनके माध्यम से जो है क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जा सके, है ना, पैसा जो जल्दी जल्दी अर्थव्यवस्था में मूव कर सके, लोगों के पास में पैसा आ सके। तो इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, ऐसे कदमों को उठाने के लिए सेंट्रल बैंक रीइटरेटेड, रीइटरेट का मतलब होता है पुनः दोहराना, है ना, तो भाई सेंट्रल बैंक ने कहा है कि सपोर्टिव स्टेप्स लिए जाने जरूरी हैं, है ना, क्रेडिट फ्लो को बढ़ाया जाना जरूरी है ना, तो इसके लिए सेंट्रल बैंक ने, आरबीआई ने जो है इस बात को दोहराया है, किस बात को दोहराया, इट्स कमिटमेंट, कमिटमेंट का मतलब है प्रतिबद्धता, आरबीआई ने अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया है टू मेंटेनिंग स्टेबिलिटी इन द फाइनेंशियल मार्केट, कि भाई आरबीआई जो है, स्टेबिलिटी का मतलब क्या है, स्थायित्व, कि आरबीआई जो है वित्तीय बाजार में जो है स्थायित्व को बरकरार रखेगा, है ना, इस बात को आरबीआई ने दोबारा से दोहराया है। एट अ टाइम, एक ऐसे समय पर, व्हेन द रिसोर्सेस स्ट्रेप्ड, देखो यहाँ पे स्ट्रेप्ड का मतलब है वंचित, है ना, तंगी की हालत में होना, व्हेन द रिसोर्सेस स्ट्रेप्ड का मतलब है, रिसोर्स का मतलब है संसाधन, कि भाई संसाधनों का अभाव है, किसके पास, सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स, है ना, इन दोनों के पास, केंद्र सरकार के पास भी और विभिन्न राज्य सरकारों के पास भी जो है संसाधनों का अभाव है, और ऐसे टाइम पर जो है आरबीआई बाजार में स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए
प्रतिबद्ध है, आरबीआई ने इस बात को दोहराया है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है, आर एक्सपेक्टेड द सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू रिसोर्ट टू सब्सटेंशियली हायर लेवल्स ऑफ बोरोइंग। कि भाई एक ऐसा समय है हमारे सामने जब केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों के पास संसाधनों की कमी है, और ये जो सरकारें हैं हमारी, इन ऐसी उम्मीद है, आर एक्सपेक्टेड कि भाई ऐसी उम्मीद है, टू रिजॉर्ट के साथ में टू प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है सहारा लेना, सब्सटेंशियल यानी काफ़ी हद तक। और केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारों के बारे में ऐसी उम्मीद है कि वे जो है काफ़ी हद तक सहारा लेना चाहती है। किस चीज़ का सहारा? हायर लेवल्स ऑफ बोरोइंग। बोरोइंग का मतलब हो गया उधार लेना, कि भाई हायर लेवल्स का मतलब है बहुत ही ऊंचा स्तर, यानी कि केंद्र सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें फाइनेंशियल दृष्टि से कमज़ोर हालत में हैं, और अपनी हालत को सुधारने के लिए वे जो है एक बड़े स्तर पर जो है उधार लेना चाहती है मार्केट से, टू मीट देयर स्पेंडिंग नीड्स। स्पेंडिंग का मतलब हो गया खर्च करना, कि भाई विभिन्न राज्य सरकारें या केंद्र सरकारें जो पैसा खर्च करती है ना, उसको कहा गया है स्पेंड, है ना। स्पेंडिंग नीड्स का मतलब है कि भाई सरकार की विभिन्न ज़रूरतें हैं पैसा खर्च करने की, उन ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उन ज़रूरतों, टू मीट का मतलब है उन यहाँ पे मिलने का मतलब है ज़रूरतों को पूरा करना, कि भाई विभिन्न ये जो सरकारें हैं हमारी, इनकी जो ज़रूरतें हैं इनको पूरा करने के लिए इन्हें जो है ज़्यादा से ज़्यादा पैसा उधार लेने की जो है आवश्यकता है, ज़रूरत है ना। तो आगे देखते हैं, देयर कैन सर्टेनली बी नो आर्ग्यूमेंट। इस बात को लेकर निश्चित रूप से कोई तर्क नहीं हो सकता। देयर कैन सर्टेनली बी नो आर्ग्यूमेंट, कि भाई कोई आर्ग्यूमेंट हो ही नहीं सकता किस बात को लेकर, एट दिस पॉइंट, किस पॉइंट को लेकर, दैट द इकोनॉमी नीड्स ऑल द सपोर्ट इट कैन। भाई अर्थव्यवस्था को जो भी सपोर्ट मिल सकता है वह सपोर्ट अर्थव्यवस्था को इस दौरान चाहिए ही चाहिए। इट कैन गेट, कि भाई जो भी अर्थव्यवस्था को सपोर्ट मिल सकता है इस दौरान वह मिलना ही चाहिए, ताकि अर्थव्यवस्था जो है रिकवर कर सके फ्रॉम इट्स 23.9% एस्टिमेटेड कॉन्ट्रैक्शन। भाई अभी हाल ही के दिनों में हमें देखने को मिला है कि अर्थ कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, संकुचन यानी कमी आना, कि भाई जो हमारी आंकलित, एस्टिमेटेड का मतलब है आंकलित, कि भाई ऐसा आकलन जो है अर्थव्यवस्था से संबंधित विद्वानों ने किया है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें लगभग 24%, 23.9% की कमी आई है। हमारी अर्थव्यवस्था की जो वृद्धि है ना, हमारी अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसमें इतनी कमी देखने को हमें मिली है। तो अर्थव्यवस्था जो है इस कमी को पूरा कर सके, और इस कमी को पूरा करने के बाद अर्थव्यवस्था में और ज़्यादा ग्रोथ हमें देखने को मिले, तो वो तभी संभव है जब अर्थव्यवस्था को हर तरीके से सपोर्ट मिले। आगे देखते हैं, तो ये एडिटोरियल बात करता है कि भाई अगर हम पहले क्वार्टर की बात करें, है ना, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द फर्स्ट क्वार्टर, कि भाई इस वित्तीय वर्ष के फर्स्ट क्वार्टर की बात करें, है ना, अप्रैल मई जून की अगर हम बात करें, तो उस दौरान ऐसा आकलन किया गया है कि अर्थव्यवस्था में 23.9% का संकुचन हमें देखने को मिला। तो इस संकट से उबरने के लिए अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से सपोर्ट की जरूरत है। द आरबीआई सीज अ ग्रेजुअल रिकवरी। भाई आरबीआई देखता है, क्या देखता है? ग्रेजुअल यानी धीरे धीरे, कि भाई आरबीआई देखता है कि भाई जो है अर्थव्यवस्था में धीरे धीरे रिकवरी, है ना, होने की उम्मीद है। फोरकास्टिंग का मतलब है इस बात की भविष्यवाणी करते हुए। अब मार्जिनल, मार्जिनल मतलब है बहुत ही मामूली, ग्रोथ ऑफ 0.5% इन द फोर्थ क्वार्टर, है ना, फोर्थ क्वार्टर। भाई आरबीआई ने ऐसा अनुमान किया है, ऐसा अनुमान अभिव्यक्त किया है, इस प्रकार इस बात की भविष्यवाणी की है कि भाई एक मामूली वृद्धि हमें देखने को मिल सकती है 0.5% की अगले लास्ट क्वार्टर में, इस वित्तीय वर्ष के लास्ट क्वार्टर में, फोर्थ क्वार्टर में। दैट वुड नैरो द फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन, कि भाई ऐसी संभावना व्यक्त की गई है, ऐसी भविष्यवाणी की गई है कि भाई जो अंतिम क्वार्टर होगा वो करेगा, क्या करेगा? नैरो का मतलब होता है कम करना, द फुल ईयर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है संकुचन, टू 9.5%, कि भाई ये जो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था में जो कमी आई है ना, वर्तमान में पहले क्वार्टर में देखने को मिली है 23.9%। अब आरबीआई ने ऐसा अनुमान व्यक्त किया है, ऐसी भविष्यवाणी की है कि भाई जो इस वित्तीय वर्ष का अंतिम क्वार्टर होगा उसमें ये जो संकुचन की रफ्तार है ना, ये 9.5% हो जाएगी, है ना। तो नैरो का मतलब है कम हो जाना, संकीर्ण हो जाना। इट इज द इन्फ्लेशन अजम्पशंस। अजम्पशन का मतलब क्या होता है? मानना, है ना। इन्फ्लेशन का मतलब वही महंगाई या फिर मुद्रास्फीति। इट इज द इन्फ्लेशन अजम्पशन। अब ये जो चिंता की बात है ना, हाउएवर, हालांकि, दैट कॉज डिस्क्वाइट, है ना, जो कि बेचैनी का कारण है। बेचैनी का जो कारण है वो कारण है इन्फ्लेशन के बारे में हमारे अनुमान। फ्रॉम अ प्रोजेक्शन ऑफ 6.8% फॉर क्वार्टर टू, कि भाई इन्फ्लेशन को लेके अगर हम बात करें ना, महंगाई को लेके अगर हम बात करें, तो क्वार्टर टू के लिए कहा गया है कि महंगाई जो है, प्रोजेक्शन का मतलब है
एक तरीके से वही प्रोजेक्शन का मतलब यही होता है कि भाई ऐसा आंकलन करना है ना। तो क्या आंकलन किया गया है कि Q2 में जो महंगाई है वह 6.8% रहेगी। CPI कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का मतलब हो गया उपभोक्ता जिन वस्तुओं को खरीदता है उनका जो सूचक होता है, उनका जो सूचकांक होता है, उसके लिए कहा गया CPI इन्फ्लेशन इज पॉजिटेड टू शार्पली ईज, है ना। CPI inflation is positive to sharply is 5.4% in Q3 and 4.5% in Q4। तो ऐसा जो है आकलन जो है RBI ने अभिव्यक्त किया है कि भाई ये जो महंगाई है ना इज पॉजिटेड का मतलब यहाँ पे प्रदर्शित करना, है ना। टू शार्पली का मतलब है बहुत ही तेजी से राहत मिलना, ईज का मतलब है राहत मिलना या कमी आना, कि भाई Q2 में महंगाई 6.8% रहेगी, Q3 में 5.4% रहेगी और Q4 में 4.5% बनी रहेगी, है ना। ये जो है आकलन RBI ने अभिव्यक्त किए हैं। आगे देखते हैं। इन ओवरलुकिंग, देखो ओवरलुक का मतलब होता है उपेक्षा करना, है ना, अनदेखा करना। इन ओवरलुकिंग द रिस्क, तो RBI ने क्या किया है, खतरों को अनदेखा किया है, जोखिम को अनदेखा किया है। कौन से जोखिमों को अनदेखा किया है? दैट द परसिस्टेंस का मतलब है लगातार जो चीज बनी रहे ना उसे कहते हैं परसिस्टेंस, है ना, लगातार। परसिस्टेंस ऑफ सप्लाई बोटलनेक का मतलब होता है कि कोई भी चीज जो कि आपकी प्रोग्रेस में रुकावट डालती है ना, कोई भी ऐसी बात, है ना, कोई भी ऐसी बात जो कि आपके विकास को बाधित करती है उसे कहा जाता है बोटलनेक, है ना। परसिस्टेंस ऑफ सप्लाई बोटलनेक, तो देखो ये जो सप्लाई चेन है ना, ये सप्लाई चेन जो है लगातार हमारी अर्थव्यवस्था में रुकावट डाल रही है। सप्लाई चेन के माध्यम से हमारी जो अर्थव्यवस्था है उसमें रुकावट लगातार परसिस्टेंस है ना, लगातार बनी हुई है। तो इस खतरे को नज़रअंदाज करते हुए, इस खतरे को अनदेखा करते हुए, और देखो क्या क्या बातें हैं। कॉस्ट पुश प्रेशर्स फ्रॉम हायर टैक्सेस ऑन ट्रांसपोर्ट फ्यूल, देखो जो सामान ट्रांसपोर्ट किया जाता है ना, तो जो ट्रांसपोर्ट फ्यूल्स है ना, ट्रांसपोर्ट का जो ईंधन है उस पर जो है सरकार ज़्यादा टैक्स लगा रही है। तो जब ट्रांसपोर्ट फ्यूल पे ज़्यादा टैक्स लगाया जाएगा तो वस्तुओं की जो कीमतें हैं वे अपने आप बढ़ जाएंगी। कॉस्ट पुश प्रेशर, कि भाई कीमतों पे जो है दबाव हमें देखने को मिल रहा है, प्रेशर हमें देखने को मिल रहा है। पुश, अब ये प्रेरित क्यों हो रहा है कि भाई कॉस्ट, कीमत जो है उस पर हमें जो है पुश देखने को मिल रहा है, एक धक्का हमें देखने को मिल रहा है। क्या मतलब हुआ इसका कि भाई कीमतें, वस्तुओं की कीमतें जो है बढ़ती जा रही है। वो क्यों बढ़ती जा रही है? क्यों? क्योंकि आपने ट्रांसपोर्ट फ्यूल बढ़ा दिया है ना, ट्रांसपोर्ट फ्यूल पे आपने टैक्स को बढ़ा दिया है ना। तो इस चीज को भी देखो आप, इस चीज को भी जो है, इसके अलावा एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन बिकमिंग एंट्रेंच्ड, एंड द पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावना ऑफ फूड प्राइस इन्फ्लेशन, कि भोजन से संबंधित या आपके जो कह सकते हो खाद्य पदार्थ संबंधित जो महंगाई है बिकमिंग, वह बनती जा रही है। एंट्रेंच्ड का मतलब होता है मजबूती से स्थापित हो जाना, है ना। एंट्रेंच्ड पॉज का मतलब है मुद्रा, बिकमिंग एंट्रेंच्ड पॉज, कि भाई ये जो फूड प्राइस की जो कीमतें हैं इन्होंने एक ऐसी मुद्रा का आकार ले लिया है जो कि बिल्कुल जम गई है ना। कि भाई ये जो महंगाई है ना, खास करके फूड प्राइसेस को लेकर जो महंगाई है ये बिल्कुल गहरे रूप से स्थापित हो गई है ना। टू द आउटलुक, अगर हम नज़ारे की बात करें, आउटलुक का मतलब है नज़ारा, ऑन प्राइसेस, अगर हम कीमतों के नज़ारे की अगर हम बात करें तो फूड प्राइस से संबंधित जो उत्पाद हैं उनकी जो कीमतें हैं, उन कीमतों की मुद्रा जो है ना वो बिल्कुल फिक्स हो गई है। जैसे कोई विचार आपके दिमाग में फिक्स हो जाए ना, उसे कहा जाता है इंट्रेंच्ड, कभी न परिवर्तित होने वाला, उसे कहा जाता है इंट्रेंच्ड। तो इन सब बातों को अनदेखा करते हुए, कौन कौन सी बातों को अनदेखा करते हुए, देखो ध्यान देना, दो तीन बातों की हमने बात की। इन बातों को अनदेखा करते हुए RBI हैज क्लियरली शोड, आगे देखेंगे इसे, किन किन बातों को नजरअंदाज किया गया है, किन किन बातों को अनदेखा किया गया, उन खतरों को अनदेखा किया गया है जो कि सप्लाई चेन के कारण हमारी अर्थव्यवस्था में रुकावट का कारण बन रहे हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट फ्यूल पर जो है टैक्स बढ़ा दिया गया है, उसके चलते कीमतों में वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो हमारी फूड प्राइस की कीमतें हैं ये लगभग फिक्स हो चुकी हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से फिक्स हो चुकी हैं, है ना। अगर प्राइसेस के आधार पे अगर हम बात करें, प्राइसेस के नज़ारे के आधार पे अगर हम बात करें, तो ये जो फूड प्राइसेस की जो कीमत है ना, इनकी जो महंगाई है वो लगभग फिक्स हो चुकी है। लेकिन फिर भी RBI ने कहा है कि भाई इन सारे ये जोखिम है, सारे खतरे हैं, सारे नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन RBI ने कहा है कि भाई इन नेगेटिव पॉइंट्स को अनदेखा करते हुए हमें ध्यान केंद्रित करने की ज़रूरत है। कहाँ? द RBI हैज़ क्लियरली, RBI ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से RBI ने इस बात को स्पष्ट रूप से चाहा है टू टाकअप का मतलब है सकारात्मक अंदाज में बात करना, कॉन्फिडेंस, कि भाई RBI ने कहा है
कि अर्थव्यवस्था में कॉन्फिडेंस को बनाए रखा जाए, है ना। ऐसा नहीं है कि अर्थव्यवस्था की हालत खराब है तो खराबी बनी रहेगी, है ना। और आरबीआई ने जो है ऑप्टिमिज्म अपनी बातों में दर्शाया है।